दोस्तों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी आपको डेली जो है आधा घंटा यूट्यूब पे किसी भी चैनल से ऑनलाइन कंप्यूटर का टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट में अपने आप का आकलन कीजिए कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। ठीक है, परीक्षा निकालना 1-2 महीने का खेल नहीं होता है। इसके लिए पहले से तैयारियां करनी पड़ती है। जो लोग ये प्री प्लानिंग रहा होगा कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूंगा या TG2 बनूंगा, वो लोग पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। वो भर्ती आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। अब ये इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे कि भर्ती आएगी तब मैं पढ़ूंगा। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। कहीं न कहीं इलेक्ट्रीशियन की भर्ती आती रहती है, मतलब TG2 की भर्ती आती रहती है ITI इलेक्ट्रीशियन बेस पे। देखिए कुछ दिन हो गया है, लगभग 3 साल हो गया राजस्थान बिजली बोर्ड में हेल्पर का तो आ गया है। ठीक है, उससे अपर पोस्ट का भी आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी भर्ती नहीं आई है। बिहार बोर्ड में 2018 में आया था। ठीक है, वहाँ पे भी लगभग 4 साल हो गए, वहाँ पे भी भर्ती नहीं आई है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं होगा। अब ये दिमाग में नहीं रखना है कि जब फार्म आ जाएगा तब मैं तैयारी करूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा हाँ 2-4 अपवाद होंगे जो 1-2 महीने में तैयारी कर लेंगे, लेकिन मैं सबके लिए ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। ठीक है, आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इस जो भी मैं 25-30 क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, विद्युत आवेश प्रभावित हो सकता है, मतलब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रवाहित हो सकता है किस किस में। ठीक है, तो देखिए विद्युत रोधियों तथा चालकों के मध्य। ठीक है, चालकों के मध्य और विद्युत रोधियों के मध्य और चालकों अचालकों के मध्य। तो इसका सही आंसर होगा चालकों के मध्य, मतलब कंडक्टर के बीच ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ठीक है, इसका फार्मूला आता है I = dQ/dt। ठीक है, आगे देखते हैं। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण। मेरा एक वीडियो है, मैंने उसमें बताया भी था। ठीक है, तो आज फिर आप इसको देख लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन, कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धातु के तारों में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। जितना अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है ऊष्मीय बहाव संवहन। ऊष्मीय बहाव संवहन। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु में निम्नलिखित तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। मेरा एक वीडियो है बना हुआ बेसिक वाला पार्ट 1। ठीक है, तो उसमें देखिए मैंने बताया था कि प्रोटॉन। देखिए इसमें बस वैसे जनरली लोगों को याद रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें थोड़ा सा इधर चेंज कर दिया है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। बस यही बेसिक चीज़ें हमको। और मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ ज़्यादा सही आंसर करने का। कभी भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसके चारों ऑप्शन को पहले पढ़िए, फिर तभी जा कर के आप उसको टिक करिए कंप्यूटर में अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है लास्ट में वो लिख दे कि उपरोक्त में से सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऊपर के A और B दोनों। तो इन ऑप्शनों को पहले क्वेश्चन देखते ही नहीं लगा देना है, उसको पढ़ के लास्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है, मतलब जो आपको बिल्कुल सही लगे। ठीक है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता।
परंतु वह रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, ये याद रख। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कौन कौन सा हो सकता है, जैसे ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। ठीक है, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। धारा के 3 मुख्यतः प्रभाव हैं, रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय। I²R हानि ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, I²R हानि जो है ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है। धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय फ्लक्स बनता है, ये भी पता है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक संवाहक में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है तो 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप समझिए क्या क्या दिया है, पहले उसको नोट कर लीजिए। दिया है I = 0.2 एम्पियर। ठीक है, फिर दिया है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और T = 30 सेकेंड। ठीक है, T = 30 सेकेंड। यहाँ पे समय तो दिया ही है। अब आपको 3 चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो आपका फार्मूला होता है Q = NE। Q = NE। अब Q जो है, Q = IT भी होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है एम्पियर, Q = IT, तो उसकी जगह पे ये वैल्यू फिक्स कर देंगे तो हमको कूलाम पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 एम्पियर × 30 बराबर हो जाएगा 6 कूलाम। तो हमको Q का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब यह हमको निकालना है N बराबर हो जाएगा आपका Q/E। देखिए कैसे बदलते कैसे हैं, जैसे Q बराबर होता है आपका Q = NE। Q = NE, तो अगर हमको N निकालना है तो N को इधर ला देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है N को इधर लाएंगे तो, या N को इधर ही रहने दीजिए, तो ये जो Q है ऊपर हो जाएगा और E नीचे हो जाएगा। ये चीज़, ये मैथ जिनका कमज़ोर है उन लोगों के लिए ये चीज़ दिक्कत होती है, इसलिए मुझे ये चीज़ बताना पड़ रहा है कि Q = NE लिखा है। तो होता क्या है मैथ में, अगर N की वैल्यू निकालनी है तो N को या तो इधर ही रहने दीजिए, फिर उसके बाद E को नीचे करेंगे तो N बराबर हो जाएगा Q/E। तो उसको थोड़ा सा सही करने के चक्कर में N बराबर हो जाएगा Q/E। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको समझाएं। हाँ, तो N बराबर मैंने बता दिया था Q/E। ठीक है, अब हमको तो पता चल गया है, तो Q कितना है 6 और E कितना है हमारा 1.6 E। ठीक है, अब तो जो है आपका इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दिया 1.6 से 6 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया 3.75। अब इंटू इस वैल्यू को कोई चेंजमेंट नहीं किया। उसने क्या किया, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इसने क्या किया है, इसको जो है प्लस क्यों किया ये समझिएगा। जब कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया है होगा। ठीक है, और जब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं वैद्युत विभव तो उतना ही रहता है जितना सतह पर। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, ये IMP भी लिखा है मैंने, तो ये याद कर लीजिएगा, उतना ही रहता है जितना सतह पर है।
ठीक है। एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर जाने पर वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि पूरे गोले के अंदर विभव एक समान रहता है और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। देखिएगा, इससे ये भी पूछता है, ठीक है। और वैद्युत विभव भी का वैल्यू है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना होता है, ठीक है। तो 6.25 × 10⁻18, इसको याद कर लीजिएगा। बस वो क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। जब एक चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, ठीक है। याद रख कर लीजिएगा इसको। चूँकि धारा की प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्योंकि विद्युत धारा प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को कहते हैं, इसलिए 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 एम्पीयर है तो प्रवाहित होगी। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब आइए देखते हैं, जैसे पूछ रहा है कि जो है इसका कौन कौन सा है, ठीक है। तो जैसे आप खुद ही, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। प्रतिरोधक जो है ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर, ठीक है। बल न्यूटन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोधक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम। पावर का वाट और बल का न्यूटन, विद्युत प्रवाह एम्पियर। ये एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं किसी सिंगल क्वेश्चन के रूप में ही देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होता है शून्य। एक आवेशित किए गए खोखले गोले के अंदर विभव जो है शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र E0 भी शून्य होगा और तथा गोले के अंदर विद्युत आवेश का मान जो है एक समान होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। करंट ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख होता है, एम्पियर। धारा ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच का बल एम्पियर परिभाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 एम्पियर की परिभाषा 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य कार्य करने वाले बल आधार पर दी जाती है। ये RRB कोलकाता में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं, तो याद रखिए 6.25 × 10⁻12, ठीक है। समझिए कैसे वो पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है 6, उसका आंसर जो है 1 माइक्रो एम्पियर बनता है। कैसे, 1 एम्पियर विद्युत धारा का जो मान है वो 6.25 × 10⁻18 है और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है इक्वल टू 6.25 × 10⁻, इतना इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से -6 से 18 में से -6 कर देंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, याद करने वाली चीज़ है ये, याद कर लीजिएगा, 9.1 × 10⁻³
-31 kg। याद होना चाहिए हर हाल में, कहीं पे भी आज के डेट में इसको याद कर डालिए, ठीक है। लिख कहीं पे 2-3 बार लिख करके याद कर डालिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यूनिट भी याद होना चाहिए। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, ठीक है। क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान होगा 4R, ठीक है। कह रहा है चालक का प्रतिरोध कितना है R, ठीक, और लंबाई L होता है, क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं। अब क्या कह रहा है कि लंबाई को दोगुना और क्षेत्रफल को आधा करने पर प्रतिरोध कितना होगा। तो लंबाई को दोगुना कर दिया गया 2L और क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया, ठीक है। तो अब समझिए जो फार्मूला होता है अपना, ठीक है, R = ρL/A। तो यहाँ पे समझिए आप R = ρ × 2L, उसकी वैल्यू दोगुना कर दी गई लंबाई की और क्षेत्रफल आधा कर दिया गया। तो मैथ के कंडीशन में ये ऊपर चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R = ये जब मल्टीप्लाई होगा तो डिजिट को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। और हमको पता है कि R = ρL/A होता है, तो इसकी वैल्यू जो है R हो गई, ठीक है। तो R = 4R, ठीक। तो R = 4R, तो इसका जो है प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब कोई शॉर्टकट से निकालना चाहे तो भी निकाल सकता है। किसी चालक की लंबाई n गुना बढ़ाने पर चालक तार का नया प्रतिरोध जो है R2 = n² × R1, R2 = 2k² × R1 R2 = 4R1, ठीक है। ऊपर वाले से क्लियरिफाई हो गया होगा, मैं समझा पाया हूँगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं? विद्युत क्षेत्र में। किसमें वृद्धि करते हैं? विद्युत क्षेत्र में। किसमें? विद्युत क्षेत्र में। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है। किसी पदार्थ की इसका आंसर ये होगा, ठीक है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव जो है 0.5 हो, ठीक है। आगे देखते हैं। विद्युत वाहक बल EMF आवश्यक है इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए। फोर्स चाहिए होता है ना किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, तो उसी चीज़ को EMF विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए क्या है, चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने हेतु चालक तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की धारा क्या कहलाती है? प्रवाह की दर धारा कहलाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रेफर टू मानक तापमान और दाब कितना होता है? 273 केल्विन एंड 1 ATM। इसका आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक खोखले गोली चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ये ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जब ये क्वेश्चन पूछा था 2015 में तो बहुत से लोगों का गलत हो गया था। द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रतिरोध 0 होता है, या आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए ये 2-3 एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसका 20 का आंसर क्या होगा,
ठीक, आगे देखते हैं। आवेश का यूनिट है कूलाम। ठीक है, आवेश का इकाई कूलाम है, धारा की इकाई एम्पियर है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट है और शक्ति पावर की इकाई वाट है। ये चारों चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी? प्रतिरोधकता कम होगी कॉपर का। प्रतिरोधकता कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो वो विद्युत प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए बेस्ट कंडक्टर होगा या बेस्ट मेटल होगा। जिस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, प्रतिरोधकता सबसे कम होता है। ये लाइन आपको सोते जागते हमेशा याद ही होना चाहिए। ठीक है, जिस पदार्थ की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, उसकी चालक पदार्थ में सिल्वर के बाद दूसरा स्थान है। मतलब कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा सिल्वर में होता है, चांदी में वो कॉस्टली होने के कारण उसका यूज नहीं किया जाता। उसके बाद गोल्ड का जो है तीसरा स्थान है और कॉपर का दूसरा स्थान है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? 10 ओम और 50 वाट। किसी 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवोल्ट घंटे की दर से खपत होने वाला कितना समय लगेगा? ये लोग आप लोग ITI वाले बुक में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसको एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले बेस पे आप लगा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ आप सीख पाए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें जो भी फ्रेंड आपके TG2 का या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।